वेलकम टू इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉन का वितरण के एल एम एन कोशों में कैसे करें। दूसरा टॉपिक है बोरबरी स्कीम क्या है। तीसरा टॉपिक है कि हम पोटेशियम और कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं। तो ये सारे चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आज का जो टॉपिक है ये क्लास 9th और 10th दोनों ही क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं बोरबरी स्कीम। तो ये एनसीईआरटी में ये जो टॉपिक है हमने एनसीईआरटी से लिया है, तो आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं। जब भी आपके एग्जाम में बोरबरी स्कीम पूछा जाता है तो बेसिकली आपको इन 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना जरूरी है। तो सबसे पहला नियम है कि किसी भी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n² से दर्शाया जाता है या डिसाइड किया जाता है, जहां जो ये n है ये कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। अब k कोश है, हम सभी जानते हैं कि k कोश की ऊर्जा सबसे कम होती है, तो इसके लिए हम n का मान रखेंगे 1। L कोश की ऊर्जा जो है वो k से ज्यादा होती है, इसलिए हम इसका मान रखेंगे 2। m कोश के मान रखेंगे हम, m कोश में n का मान रखेंगे 3 और n कोश में n का मान होगा 4। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि k कोश की ऊर्जा सबसे कम होती है और n कोश की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है अगर हम चारों कोशों को देखें तो। अब जैसे ही हम इसको हल कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता चल जाएगा, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता चल जाएगा। के कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, एल कोश में 8 होते हैं, एम में 18 और एन में 32 होते हैं। अभी हमने देखा कि एम कोश में मैक्सिमम मतलब अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फिर भी हमने पोटेशियम और कैल्शियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो क्यों हमने यहाँ पे सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही डाले, ऐसा क्यों किया? इसका जवाब आपको हमारे आज के वीडियो में मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो बोरबरी रूल का नेक्स्ट पॉइंट है वो है सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, यानी कि 8 से ज्यादा नहीं होगी, 8 हो सकती है या 8 से कम हो सकती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पोटेशियम है और कैल्शियम है, दोनों का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया हुआ है। और अगर बाहरी कोश में देखें तो पोटेशियम में 1 इलेक्ट्रॉन है और कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो किसी भी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेंगे जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाए। इसको समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि ये है हमारा के कोश, सबसे अंदर वाला, ये है हमारा नाभिक, ये है हमारा नाभिक और पहला कोश हमारा है के, जो कि ये है। तो सबसे पहले के कोश में हम इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे, उसके बाद जब ये भर जाएगा तब एल कोश में जाएंगे। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर देंगे, किसमें? हम के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। तो इसका मतलब ये भर गया, क्योंकि के कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। तो अब के भर गया, तो उसके बाद हम एल पर जाएंगे और तब तक एल में भरते जाएंगे जब तक कि इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। जब 8 हो जाएंगे तो उसके बाद हम जाएंगे अगले कक्ष पे, जो कि होगा एम, और उसके बाद हम जाएंगे अगले कक्ष पे जो कि होगा हमारा एन कक्ष। तो आई होप आपको लास्ट वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। अब देखते हैं पहले 18 तत्व की परमाणुिक संरचना का व्यवस्था चित्र। ये एनसीईआरटी में अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हैं। बस थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इस स्लाइड से। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि किसी भी तत्व के अंदर, तत्व नहीं, किसी भी परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही परमाणु संख्या होती है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं उस परमाणु में। एक बार फिर से समझते हैं, जितने प्रोटॉन होंगे नाभिक में उतनी ही उस परमाणु की परमाणु संख्या होगी
और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि परमाणु संख्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। हम बात यहाँ आयन की नहीं कर रहे हैं। आयन के केस में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अलग होगा, इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होगा वो अलग होगा, वो प्रोटॉन के बराबर नहीं होगा आयन के केस में। लेकिन परमाणु के केस में ये बराबर होंगे। तो इसीलिए हम बस आपको यही ध्यान रखना है कि परमाणु के केस में ये बराबर होंगे। अब देखते हैं हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है 1, तो इलेक्ट्रॉन भी होगा 1। तो हमने के शेल में डाल दिया, के कोश में डाल दिया। इसके बाद हम देखते हैं हीलियम। अगर हम हीलियम देखते हैं तो हीलियम के केस में परमाणु संख्या हो जाती है 2, तो इलेक्ट्रॉन भी होंगे 2, तो हमने के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। अब जब हमारा के कोश भर गया 2 इलेक्ट्रॉन्स को डालने के बाद, तब तीसरे इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ डालें? अब तीसरा इलेक्ट्रॉन हमारा अगले कोश में जाएगा जो कि होगा एल। अब एल कोश में हम भरते जाएंगे इलेक्ट्रॉन तब तक जब तक कि एल कोश में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स ना हो जाएं। और आप देख सकते हैं नियॉन है और नियॉन का जो व्यवस्था चित्र है वो यहाँ पे है। तो 2 हो जाएंगे अंदर वाले कोश में और 8 हो जाएंगे बाहर वाले कोश में। तो बाहर वाला कोश है एल और एल की अधिकतम न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो होती है 8। तो इस तरीके से यहाँ कर देंगे हम 8। लेकिन जैसे ही हम सोडियम पर आते हैं तो सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 11। अब 11 में 2 तो चले जाएंगे अंदर वाले में के में, फिर 8 चले जाएंगे एल में, बच गया 1, तो वो 1 चला जाएगा एम कोश में। अब एम कोश में हम फिर भरते जाएंगे, जैसे मैग्नीशियम में 2 आ जाएगा, एल्यूमिनियम में 3 आ जाएगा एम कोश में। तो इस तरीके से इसको भरते जाएंगे कब तक? जब तक कि आर्गन आ जाए, क्योंकि जैसे ही आर्गन आएगा तो 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे किसमें? आर्गन में। तो इस तरीके से आर्गन तक के व्यवस्था चित्र आप इजीली बना सकते हैं। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड से, जहां हमने पूरे 130 1 से 30 130 नहीं, पूरे 1 से 30 तक तत्व लिए हैं। और इससे आपके बहुत सारे डाउट आज दूर होने वाले हैं। तो देखते हैं हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के केस में अगर हम देखें, हाइड्रोजन के अगर हम केस में देखते हैं तो परमाणु संख्या है 1, तो हमने के कोश में डाल दिया। हीलियम में 2। तो इस तरीके से 18 तक तो हम समझ चुके हैं। अभी लास्ट वाले डायग्राम से हमने 18 तक समझा है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक का जो इलेक्ट्रॉन है उनका अलग अलग कोशों में उनको डालना है। तो पहले कोश मतलब सिर्फ पहले कोश में ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो होगा सिर्फ हाइड्रोजन में और हीलियम में। वो होगा हमारा हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हमें सिर्फ एक कोश की जरूरत होती है। अब 2 कोश की जरूरत होगी हमें लिथियम से लेके कहां तक? लिथियम से लेके नियॉन तक। लिथियम से लेके नियॉन तक हमें 2 कोशों की जरूरत पड़ेगी। और जैसे ही एल कोश में पूरे 8 हो जाएंगे तो हमारा तीसरा कोश स्टार्ट हो जाएगा। और फिर इसको हम भरेंगे। और कहां तक हम भरेंगे? हम भरेंगे आर्गन तक, क्योंकि 2 8 8। अब इसके बाद जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे तो हमें ध्यान रखना है इस चीज का कि पोटेशियम और कैल्शियम का जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करें तो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो एन कोश में जाएंगे। ये रहा हमारा एन। ये रहा हमारा एन कोश। और इस एन कोश में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स जब भी हम पोटेशियम और कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो हमें कैसे करना है? हमें करना है 2, फिर 8, फिर 8, फिर 1, 2, फिर 8, फिर 8, फिर 1।
और कैल्शियम के लिए कैसे करना है, हमें करना है 2 2 फिर 8 फिर 8 फिर 2। इसको आपको याद कर लेना है, लेकिन ये ऐसा होता क्यों है, अगर वो जानना है आपको तो ये डाउट आपका नेक्स्ट स्लाइड से क्लियर हो जाएगा। जब आप कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे कर लेंगे 2 8 8 2, तो इसके बाद ध्यान रखना है कि इसके बाद वाले जितने भी तत्व होंगे सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना है कैल्शियम की तरह, 2 8 8 2। फिर जैसे स्कैंडियम आ गया तो 2 8 8 और 2, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है 9। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हम 2 8 8 2 लिखते हैं तो उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है और ये एक वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 9। तो इन सभी में आपको क्या करना है, सबसे पहले कैल्शियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, उसके बाद जितना भी बच जाए उसको हमें किस में डाल देना है, इस m वाले कोश में डाल देना है। अब अगर यहाँ करेंगे तो 2 8 8 और 2, फिर इस केस में बच जाएगा 2। क्यों बचेगा 2, क्योंकि जो इसकी परमाणु संख्या है वो है 22, और कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पूरे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 20, तो फिर भी 2 बच जाएगा, और इस 2 को हम कहाँ डाल देंगे, यहाँ m कोश में डाल देंगे तो हो जाएगा 10। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको धीरे धीरे समझ में आ गया कि हमें करना क्या है। इस तरीके से पहले में हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 11, फिर हो जाएगा 12, लेकिन देखना यहाँ पे 13 है, वो इसलिए है क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें ले लिया है। क्यों लिया है ये आपको 11वीं कक्षा में समझ में आएगा। फिर हो जाएगा 13, फिर हो जाएगा यहाँ पे 14, फिर हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा यहाँ 17, लेकिन 18 लिखा हुआ है क्योंकि अगेन हमने यहाँ पे क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है इससे। फिर यहाँ पे हो जाएगा 18। तो जब भी आप जिंक का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 2। अब कितने हो गए, ये 20 हो गया, ये सेम कैल्शियम जैसा हो गया तो 20 हो गया, लेकिन अभी भी आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं क्योंकि इसकी परमाणु संख्या है कितनी, 30। तो वो 10 इलेक्ट्रॉन आप जोड़ देंगे इसमें m कोश में, तब कुल मिला के हो जाएंगे 18। तो अब आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। अब देख लेते हैं डाउट। KLMN कोश जो है आप सभी को पता है, अब इनके कुछ उपकोश भी होते हैं, जैसे S और P, SPD, SPDF, तो ये सारे ना उपकोश हैं। तो K कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2। तो ये हम सभी को पता है कि K कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2, और K कोश के पास कितने उपकोश हैं, एक, वो है वननेस। अब इस वन का मतलब क्या है, इस वन का मतलब कुछ नहीं, इस वन का मतलब है कि K कोश के लिए जो N का मान था 1 वही 1 है ये, L के लिए जो N का मान था 2 वही 2 है ये, M के लिए N का मान था 3, जैसे कि हमने बोरबरी रूल में देखा, N के लिए N का मान था 4, तो ये 1 2 3 4 वही है जो N का मान है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, अगर 2 लिखा है तो किस वाले कोश में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, L वाले में जा रहा है, अगर 3 लिखा है तो किस वाले में जा रहा है, M वाले में जा रहा है। अब देखते हैं K के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, L के अंदर 8, तो कैसे 8 हो जाएंगे, S में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, P में जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। ये आपको याद रखना है कि जो S उपकोश है उसके अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, P वाले में अधिकतम 6 रह सकते हैं, D वाले में अधिकतम 10 रह सकते हैं, और F वाले में अधिकतम 14 रह सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इनको फिल करना, जैसे जैसे हम KLMN में फिल करते हैं उसी तरीके से अब हम उपकोश में फिल करना स्टार्ट करते हैं। हम सभी को पता है कि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 8 और 2। हमने ऐसा क्यों किया, हमने क्यों नहीं इसमें 18 फिल किया, उसी का आंसर देखते हैं।
अब क्योंकि यहाँ हम जो भरते थे इलेक्ट्रॉन वो इस तरीके से भरते थे, ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि के की ऊर्जा सबसे कम है, तो सबसे पहले हम के शेल में भरते थे इलेक्ट्रॉन, उसके बाद एल शेल में, शेल मतलब कोश, उसके बाद एम कोश में, उसके बाद एन कोश में इलेक्ट्रॉन भरते थे। क्यों? क्योंकि एनर्जी सबसे कम के की थी, इसलिए हम के से स्टार्ट करते थे। अब यहाँ पे जब हम उपकोश की बात करते हैं तो जो ये 1s उपकोश है इसकी एनर्जी सबसे कम है, इसके बाद एनर्जी इसकी ज्यादा है, फिर उसके बाद इसकी ज्यादा है, फिर उसके बाद इसकी ज्यादा है, फिर उसके बाद इसकी ज्यादा है। तो इस तरीके से ये ऑर्डर है, आप समझ सकते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं फिल करना। इस 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2p में, तो यहाँ आ गए 6 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3s में तो 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3p में तो 6 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 6 और 6 12 और 6 18, टोटल हो जाता है 18, यानी यहां तक इलेक्ट्रॉन्स हम भर चुके हैं। अब रह जाता है ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ये 3p आता है, 3p के बाद आ जाता है 4s। अब 4 का मतलब है कि n, 4 का मतलब है n कोश, तो इसीलिए हमने ये जो 8 2 8 8 लिखा है यहाँ, वेट, ये जो हमने 2 8 8 लिखा है तो ये हो गए हमारे 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए यहाँ 3p तक। तो 3p के बाद आ गया 4s। अब ये जो 4s है ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है हमारे n का, और n के लिए 4s में कितने जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसीलिए हमने कैल्शियम में यहाँ क्या किया है कि लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन डाले हैं। वेट, यहाँ ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं ये हमने क्यों डाला है? क्योंकि 3p के बाद जो 4s है इसकी एनर्जी 3p से ज्यादा है, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन्स को 4s में डाला है। और जब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे उसके बाद भी अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे किसमें? डायरेक्ट 3d में। अब जब डायरेक्ट यहाँ पे 3d में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो फिर से ध्यान रखते हैं, यहाँ 4s था मतलब n शेल में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, अब n शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, क्योंकि ये s वाला है ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल क्या होता है ये आपको आपकी 11वीं कक्षा में ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो जब s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद फिर से जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो d ऑर्बिटल में भरे जाएंगे 3d में। अब 3 का मतलब क्या है? m, 3 का मतलब क्या है? m, इसीलिए जो हमने ये अपनी लास्ट स्लाइड में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया है, ये क्या किया है हमने कैल्शियम के अंदर? वेट, यहाँ ये कैल्शियम के अंदर हमने क्या किया है? 2 8 8 2, ये इलेक्ट्रॉनों का वितरण कर दिया। अब जब हम स्कैंडियम का करने गए तो पहले हमने किया 2, फिर किया हमने 8, फिर किया हमने 8, फिर किया हमने 2, लेकिन फिर भी एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है और उस एक इलेक्ट्रॉन को हमने कहाँ डाला है? n में, सॉरी m कोश में डाल दिया है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया कि हम ऐसा क्यों करते हैं। जब भी हम इलेक्ट्रॉनों का विन्यास करेंगे तो हम ऊर्जा के स्तर पर करेंगे, पहले 1s में जाएगा, फिर 1s के बाद 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा, मतलब 4s कहने का मतलब n कोश में चला जाएगा, और n के बाद फिर अगर हम बात करें तो फिर से ये m में जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम से, ये हमारा k कोश, ये हमारा l, ये है हमारा m, और ये है हमारा n कोश। तो इस तरीके से आप
समझ सकते हैं कि पहले हमने किस में फिल किया, पहले हमने किया m में, m के बाद चले गए n में, और n के बाद फिर से आ गए हम यहाँ पे m कोश में। 3 3 और 3 ये बताता है m कोश, 4 4 4 बताता है n कोश, 2 और 2 बताता है l कोश। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को दूर करें।